हेलो स्टूडेंट, केपी केमिस्ट्री पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है, यानी कि 11th का इक्विलिब्रियम चैप्टर चल रहा है। यूनिट 7 में हमने जो अब तक पढ़ा था इक्विलिब्रियम में हमने लास आते लिए नियम पढ़ा था। ठीक है, पिछली क्लास में हमने लास आते लिए नियम पढ़ा था और उसको जो इफेक्टेड यानी कि जो प्रभावित करने वाले कारक थे उस पर डिस्कस हुआ था। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं भौतिक तथा रासायनिक साम्य पर लास आते लिए नियम के प्रयोग किस प्रकार से होता है, यानी कि हम एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटलियर प्रिंसिपल लास आते लिए नियम के अनुप्रयोग। क्लियर। भौतिक साम्य पर लास आते लिए नियम के अनुप्रयोग। क्लियर। कौन कौन से, यानी कि भौतिक साम्य पर लास आते लिए नियम के अनुप्रयोग भौतिक साम्य पर पढ़ेंगे और रासायनिक साम्य पर पढ़ेंगे, तथा दैनिक जीवन में हम क्या करना है, दैनिक जीवन में जो लास आते लिए नियम के जो उपयोग हैं वो आज की क्लास में हम करने वाले हैं। देखिए भाई, यानी कि एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ऑन फिजिकल इक्विलिब्रियम। क्लियर। तो इसमें यानी कि किस प्रकार से है, तीन पर करेंगे। कुछ किस पर, ठोस, द्रव, यानी देखें नंबर 1 है हमारा ठोस द्रव। ठीक है, ठोस द्रव यानी कि शाम पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर। ठोस द्रव पर शाम पर, यानी कि ठोस द्रव शाम पर दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या होगा। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपका ये है, जो हमारा बर्फ होता है वो कौन सी अवस्था में है, ठोस अवस्था में होता है, और जो जल होता है वो लिक्विड यानी कि द्रव अवस्था में होता है। तो हम इन दोनों के बीच क्या करने वाले हैं, शाम पर दाब परिवर्तन का प्रभाव पड़ने वाले हैं। देखिए हमने क्या काम करा, बर्फ है, बर्फ रिवर्सिबल, और जल लिखा। बर्फ क्या है, ठोस अवस्था में है, जल क्या है, द्रव अवस्था में है। जब बर्फ से हम जल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, अग्र दिशा होगी। कौन सी दिशा होगी, अग्र दिशा होगी। और जल से हम बर्फ की ओर जाएंगे तब पश्चिम दिशा होगी। ठीक है, तो पहला पॉइंट हमारा यही है। तो इस पर क्या है भाई, देख लीजिए, उपरोक्त शाम पर, यानी कि उपरोक्त शाम पर दाब में वृद्धि करने पर। ठीक है भाई, उपरोक्त शाम पर दाब में वृद्धि करने पर शाम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन में कमी होगी। ये मैं पॉइंट कल भी आपको बता चुका हूं भाई, दाब का प्रभाव मैंने पढ़ाया था आपको। ठीक है, यानी कि दाब के परिवर्तन में पढ़ाया था, एक्सचेंज ऑफ प्रेशर। तो उसमें मैंने आपको ये बताया था कि जिधर आयतन में कमी होगी, ठीक है, जिधर आयतन में कमी होगी शाम उस दिशा में ही विस्थापित होगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही पॉइंट लिखा हुआ है, उपरोक्त शाम पर दाब में वृद्धि करने पर, किसमें, दाब में वृद्धि करने पर शाम उस दिशा में विस्थापित होगा जिधर आयतन में कमी होगी। क्लियर। जिधर आयतन में क्या होगी, कमी होगी, अतः शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर। अब आपको बताए शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा, तब आप बताइए बर्फ के आयतन और जल के आयतन में किसका आयतन अधिक होगा। भाई बर्फ का आयतन अधिक है तभी तो शाम अग्र दिशा में विस्थापित हो रहा है, और जल का आयतन कम होता है। ठीक है, क्योंकि हम जब आप रेफ्रिजरेटर में बोतल में पानी भर के रखते हैं तो बोतल का मुंह कुछ खाली रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि उसमें बर्फ जमने पर उसका आयतन बढ़ जाता है जिससे कि बोतल ना फट सके। तो इसीलिए वही बर्फ का आयतन ज्यादा होता है और जल का आयतन कम होता है। तो हमने लिखा है, देखो, जिधर आयतन में कमी होगी शाम उधर विस्थापित होगा, अतः शाम क्या होगा, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर। शाम किस दिशा में विस्थापित होगा, अतः शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर। शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा क्योंकि जल का आयतन बर्फ के आयतन से क्या होता है, कम होता है। ठीक है, जल का आयतन बर्फ के आयतन से क्या होता है भाई, कम होता है, क्योंकि बर्फ पिघलती है। क्लियर, क्योंकि बर्फ पिघलती है। ठीक है भाई, दूसरा पॉइंट देख लीजिए। दूसरा पॉइंट क्या है, गैस विलयन। ठीक है भाई, गैस विलयन पर शाम का प्रभाव। क्लियर। गैस विलयन क्या है हमारा, देखें भाई, गैस विलयन पर शाम पर दाब परिवर्तन का प्रभाव। ये हमारी कोई भी गैस है और जब विलयन है, अब आप बताइए, जब गैस का हम विलयन बनाएंगे तो गैस का गैस में भी विलयन होता है, गैस का द्रव में भी होता है, लेकिन यहाँ पे जिस पर चर्चा हो रही है वो गैसों की द्रवों में विलयता पर चर्चा हो रही है। क्लियर। देख लीजिए भाई, किसी गैस को द्रव में घोलने पर, भाई किसी गैस को द्रव में घोलने पर, क्लियर, किसी गैस को द्रव में घोलने पर
उसके आयतन में कमी होती है। क्लियर, उसके आयतन में क्या होती है बेटा, कमी होती है। अतः ला सातेलीय नियम, ठीक है, ला सातेलीय नियम में दाब में वृद्धि अभिक्रिया को अग्र दिशा में विस्थापित करेगी। तो ये पॉइंट देख लीजिए, अभिक्रिया को किस में करेगी, अग्र दिशा में विस्थापित करेगी। आपको पता है दाब में जिधर कमी होती है उधर ही तो विस्थापित करती है, हमने अभी पहले पॉइंट पढ़ा है। तो यहाँ पे आपको पता है द्रव में घोलेंगे तो उसके आयतन में क्या होगी, कमी होगी। जब कमी होगी तो विलयन में कमी होगी, तो अभिक्रिया में किधर साम विस्थापित हुआ, अग्र दिशा में। अतः दाब में वृद्धि करने पर, अतः दाब में वृद्धि करने पर गैस की विलयन में विलयता क्या होगी बेटा, बढ़ जाएगी। गैस में विलयन की विलयता क्या होगी, बढ़ जाएगी। क्लियर, ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं भाई नीट में, वो नीट में जो क्वेश्चन बनते हैं वो ये छोटे छोटे पॉइंटों से मिलकर आते हैं भाई क्वेश्चन, इनसे ही बड़े क्वेश्चन हो जाते हैं। क्या है भाई, देख लीजिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन कैसे बनेगा कि गैसों की विलयन में विलयता दाब बढ़ाने पर बढ़ेगी या कम होगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है दाब में वृद्धि करने पर गैसों की विलयन में विलयता बढ़ती है। क्लियर, क्यों बढ़ती है, क्योंकि साम अग्र दिशा में विस्थापित होता है। और अग्र दिशा में साम विस्थापित क्यों होता है, क्योंकि अग्र दिशा में विस्थापित इसलिए होता है क्योंकि अग्र दिशा में आयतन में क्या होती है, आयतन में क्या होती है बेटा, कमी होती है। क्लियर, आयतन में क्या होती है, कमी होती है। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अगला पॉइंट देखें, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा नंबर 3। नंबर 3 पॉइंट है जल के बाष्पीकरण का प्रभाव। क्लियर, जल के बाष्पीकरण का प्रभाव हम करने वाले हैं, जल के बाष्पीकरण का प्रभाव। ये पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्या इंपॉर्टेंट है भाई, जल के बाष्पीकरण का प्रभाव। देखो जल का बाष्पीकरण कब होगा भाई, जल है, रिवर्सिबल है, जल वाष्प है। क्लियर, यहाँ पे -540 किलो कैलोरी ऊष्मा है। माइनस का मतलब है आपको पता है इसमें जल वाष्प, आपको जल को गर्म करेंगे तभी तो जल वाष्प में परिवर्तित होगी भाई। जब जल को यहाँ पे गर्म करेंगे तो जल में हमें ऊष्मा देनी पड़ रही है। जब ऊष्मा देनी पड़ रही है, अभिक्रिया क्या है, अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी। क्लियर, अभिक्रिया कौन सी होगी भाई, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया हो गई। और ऊष्मा शोषी अभिक्रिया में क्या होता है आपको पता ही है भाई, जल के बाष्पीकरण में, जल के बाष्पीकरण में ऊष्मा का शोषण होता है। क्लियर, ये पॉइंट तो भाई आप यहीं से क्लियर हो गया होगा आपका, क्योंकि जब जल का बाष्पीकरण होगा तो उसमें ऊष्मा का क्या होगा, शोषण होगा। शोषण का मतलब आवश्यकता पड़ेगी भाई। कोई भी पदार्थ ले लीजिए, जब आप किसी भी पदार्थ को गर्म करेंगे तो जब वह बाष्पीकरण अवस्था में पहुंचेगा तो उसको आप टेम्परेचर देंगे, ऊष्मा उसकी आवश्यकता हो रही है। ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो भाई ऊष्मा का शोषण होगा उसमें, और जब ऊष्मा का शोषण होगा तो आयतन में क्या होगी, वृद्धि होगी। आयतन में वृद्धि होगी, ये चीज आप ध्यान रखें, आयतन में क्या होगी, वृद्धि होती है। पता, उच्च ताप तथा कम दाब, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उच्च ताप तथा कम दाब जल के बाष्पीकरण को बढ़ाते हैं, जल के बाष्पीकरण को बढ़ाते हैं। क्लियर, ये जो थे हमारे भौतिक शाम पर ला सातेलीय नियम के अनुप्रयोग थे। अब हम करने वाले हैं रासायनिक शाम पर ला सातेलीय नियम के अनुप्रयोग। क्लियर, देखिए नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण में हम करेंगे रासायनिक शाम पर, ऐसे कि हमने रासायनिक शाम पर ला सातेलीय नियम के अनुप्रयोग करने वाले हैं भाई। भौतिक शाम पर हम कर चुके हैं, तो रासायनिक शाम पर हम एक अभिक्रिया ले लेते हैं भाई। एक अभिक्रिया हम लेंगे कौन सी, जैसे कि नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण है, ठीक है, PCl5 का वियोजन है, या फिर अमोनिया का निर्माण है। कोई भी एक रिएक्शन पर हम रिवर्सिबल रिएक्शन पर रासायनिक शाम पर देख लेते हैं। और एक पॉइंट और आप ध्यान से समझें, प्रत्येक अभिक्रिया पर रासायनिक शाम पर ला सातेलीय नियम अलग अलग कार्य करेगा। ठीक है, उसके अलग अलग प्रभाव होंगे। ऐसा नहीं है कि सभी पे समान हो, कुछ पे समान होंगे, कुछ पे समान नहीं होंगे। जैसे कि मैंने कल की क्लास में मैं आपको क्लियर करवा चुका हूं कि जो हमारी एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक दोनों जो रिएक्शन थी उन पर अलग अलग टेम्परेचर का प्रभाव पड़ रहा था। क्लियर, तो भाई क्या है ये देख लीजिए रिएक्शन। नाइट्रिक ऑक्साइड जो हम बना रहे हैं भाई, नाइट्रिक ऑक्साइड N2
प्लस O2 रिवर्सिबल 2NO। क्लियर, ये हमारी एक अभिक्रिया है और इस अभिक्रिया में क्या है, ये अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया। क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है, क्योंकि 73-73.20 किलो कैलोरी की इसकी आवश्यकता होती है। क्लियर, इसमें इतने की आवश्यकता होती है। तो इस अभिक्रिया में ये यानी कि N2O2 2NO ये हमारी अग्र दिशा हो गई, ये क्या हो गई, अग्र दिशा हो गई। और ये क्या है हमारे पास, पश्चिम दिशा। ये अभिक्रिया क्या है, ये हमारी पश्चिम दिशा में यानी कि बैकवर्ड, और ये फॉरवर्ड। तो इस पे हम नंबर 1 पॉइंट लिखेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या लिखने वाले हैं भाई, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। नंबर 1 पॉइंट आप डालेंगे। नंबर 1 पॉइंट क्या बनाए, सांद्रता, सांद्रता परिवर्तन का, सांद्रता परिवर्तन का, परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर, सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव। अब आप समझ लीजिए भाई, सांद्रता परिवर्तन, जैसे कि हम क्या काम करेंगे, जब इस अभिक्रिया में अभिकारकों की सांद्रता बढ़ा दी जाए तब शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर, ये भी पॉइंट हम कल आपको बता चुके हैं कि यदि शाम जो है अभिकारकों में सांद्रता बढ़ा दी जाए तब शाम अग्र दिशा में विस्थापित होगा। यदि सांद्रता उत्पादों में बढ़ा दी जाए, प्रोडक्ट में बढ़ा दी जाए, तब क्या होगा, अभी शाम पश्चिम दिशा में विस्थापित होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में अभिकारक यानी कि अभिकारक रिएक्टेंट, अभिकारक को क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। कौन कौन से हैं बेटा, N2, O2 की, N2, O2 की सांद्रता, सांद्रता बढ़ा दी जाए, सांद्रता बढ़ा दी जाए, तब तब शाम क्या होगा, तब शाम अग्र दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर, विस्थापित हो जाता है। क्लियर, हो जाता है। ठीक है, ये पॉइंट हो गया पहला। क्या है, यदि यानी कि इस अभिक्रिया में रिएक्टेंट की सांद्रता बढ़ा दी जाए, जब रिएक्टेंट की सांद्रता हम बढ़ा देंगे तो अभिक्रिया क्या होगा, शाम क्या होगा, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। क्लियर, नंबर 2 पॉइंट बनाना है आपको। नंबर 2 बनाएंगे, दाब परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर, दाब परिवर्तन का प्रभाव, यहाँ पे ये था ताप परिवर्तन का प्रभाव था बेटा, और ये हम करने वाले नंबर 2 दाब, दाब परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर, दाब परिवर्तन का प्रभाव समझ लीजिए भाई। दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है, दाब परिवर्तन का प्रभाव क्या है, यानी कि उपरोक्त अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में, अभिक्रिया में दाब परिवर्तन का, दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर, कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर, ये पॉइंट क्लियर हो गया। इस अभिक्रिया में दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। क्लियर, नहीं पड़ता है, क्योंकि अभिकारक एवं उत्पाद में समान रहता है। क्लियर, क्या है, क्योंकि अभिकारक, अभिकारक तथा, अभिकारक को क्या बोलते हैं, अभिकारक यानी कि रिएक्टेंट, रिएक्टेंट उत्पाद, उत्पाद, उत्पाद यानी कि प्रोडक्ट, दोनों का, दोनों का आयतन
समान रहता है। क्लियर, दोनों का आयतन समान रहता है। अब आपको पता है जब आयतन दोनों का समान है तब क्या होगा, साम पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब प्रभाव कब पड़ता है भाई, प्रभाव जब पड़ता है जब जिधर यानी कि अग्र दिशा में या पश्च दिशा में जिधर आयतन में कमी होती है, साम उस दिशा में विस्थापित हो जाता है। ये पॉइंट मैं आपको क्लियर करा चुका हूँ। ठीक है भाई, ये पॉइंट हम क्लियर कर चुके हैं। तीसरा पॉइंट है भाई, तीसरा पॉइंट है ताप परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर, तीसरा पॉइंट देखेंगे, तीसरा पॉइंट देखेंगे क्या है, ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव। क्लियर, ताप परिवर्तन का प्रभाव, ताप परिवर्तन का प्रभाव क्या है, जैसे कि ताप परिवर्तन के प्रभाव में आपको मैंने बताया था कि अभिक्रिया, अभिक्रिया पर निर्भर करता है। यदि अभिक्रिया ऊष्माशोषी है और ऊष्माक्षेपी है तो उन दोनों पर अभिक्रिया की कंडीशन पर प्रभाव पड़ता है। तो ये अभिक्रिया आपको बता ही चुका हूं मैं क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। अतः इस पर क्या होगा, शाम क्या होगा, अग्र दिशा में होगा। ठीक है, शाम क्या होगा, अग्र दिशा में होगा। हम यहाँ पे लिख देते हैं उपरोक्त यानी कि ये अभिक्रिया, ये अभिक्रिया, अभिक्रिया क्या है, ऊष्मा, ऊष्माशोषी होने के कारण ऊष्माशोषी है। अतः 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 इस अभिक्रिया में, इस अभिक्रिया में शाम, इस अभिक्रिया में शाम अग्र दिशा में, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। अग्र दिशा में विस्थापित, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। क्लियर हो गया भाई, अग्र दिशा में विस्थापित हो जाता है। तो ये जो था हमारा रासायनिक शाम पर ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग थे भाई, रासायनिक शाम पर ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ ली चैटेलियर्स प्रिंसिपल ऑन केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है भाई, इसमें मैंने आपको बताया था नाइट्रिक एसिड का निर्माण। क्लियर, किसमें बताया था, द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड फॉर्मेशन क्या है, ये एक हमारी कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है भाई, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है। तो इसमें N2 प्लस O2, N2 प्लस O2 मिलकर क्या बनाया, नाइट्रिक, नाइट्रिक ऑक्साइड का निर्माण करा। और नाइट्रिक ऑक्साइड के निर्माण करने के लिए इसमें क्या हो रहा है भाई, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है। क्लियर, ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है, और ऊष्मा की आवश्यकता हो रही है तो अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक है। अभिक्रिया क्या है, एंडोथर्मिक है। तो इस पर मैंने आपको सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव, दाब परिवर्तन का प्रभाव और ताप परिवर्तन का प्रभाव तीनों ही बता दिए। ठीक है, देख लो, फिर से देख लेते हैं। सांद्रता परिवर्तन का प्रभाव आपको बताया, जब सांद्रता अभिकारकों की बढ़ा दी जाए तो शाम अग्र दिशा में विस्थापित होता है। दूसरा है दाब परिवर्तन का प्रभाव, इस अभिक्रिया में दाब परिवर्तन का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा, क्योंकि अग्र और पश्च दोनों में क्या होगा, आयतन समान होगा, इसलिए कोई भी प्रभाव इसमें अभिक्रिया में नहीं पड़ेगा। तीसरा पॉइंट है ताप परिवर्तन का प्रभाव। तो ताप परिवर्तन आप जानते हैं, ये अभिक्रिया एक ऊष्माशोषी है यानी कि एंडोथर्मिक है। तो इस अभिक्रिया में शाम क्या होगा, शाम यानी कि इक्विलिब्रियम क्या होगा, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। क्लियर, क्या होगा, अग्र दिशा में विस्थापित होगा। ठीक है भाई, अब हम करने वाले हैं दैनिक जीवन में ला सातेलिए नियम के जो उपयोग है हमारे। ठीक है, दैनिक जीवन में ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग। देखिए, दैनिक जीवन में ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग हम पढ़ने वाले हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम में पूछ ले जाते हैं विशेष तौर पे। जो हमारा तीसरा पॉइंट है, मीठा खाने से दांतों का क्षय हो जाना, ये एक बार नीट में क्वेश्चन आ चुका है। इसमें ये पूछा गया था कि इनेमल जो है हमारा, इनेमल है, इनेमल से शर्करा कौन से आयन ग्रहण करती है, OH माइनस आयन ग्रहण करती है,
H+ आयन ग्रहण करती है या कोई नहीं ग्रहण करती। आखिर शर्करा हमारा जो है एनामिल से कौन सा आयन ग्रहण करती है और क्या बनाती है, ठीक है, जल का निर्माण करती है या फिर ग्लूकोज या फ्रक्टोज, कुछ भी पूछ सकते हैं भाई। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नीट के एग्जाम में अब तक 2 से 3 बार ये क्वेश्चन आ चुका है। आपको पता है एक एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। देख लीजिए भाई क्या है, दैनिक जीवन में ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग। क्लियर। पहला पॉइंट है तेज हवा में कपड़ों का जल्दी सूखना। तेज हवा में कपड़ों का जल्दी सूखना, ये एक क्या है, ला सातेलिए नियम का हमारा अनुप्रयोग है। कैसे समझे? तेज हवा में बाष्पीकरण की क्रिया तेज हवा में बाष्पीकरण की क्रिया क्या होती है भाई, अधिक होती है। ठीक है भाई, तेज हवा में बाष्पीकरण की क्रिया क्या हो रही है भाई, अधिक होती है, क्योंकि शुष्क जो हवा होती है जल वाष्प को अवशोषित कर लेती है। क्लियर। जब जल वाष्प को अवशोषित कर लेगी शुष्क हवा, तब क्या होगा, तेज हवा में कपड़े क्या होंगे, जल्दी सूख जाएंगे। क्लियर। दूसरा पॉइंट है आर्द्र दिनों में, आर्द्र का मतलब नम, जो नम दिन होते हैं जिसमें वायु में क्या होती है, जल वाष्प की अधिकता होती है, उन्हें हम आर्द्र दिन बोलते हैं। ठीक है। आर्द्र दिनों में पसीने का अधिक आना। क्लियर। पसीने का अधिक आना, ये भी हमारा एक ला सातेलिए नियम का अनुप्रयोग है, यानी कि एप्लीकेशन है। क्या है, आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या होती है बेटा, अधिक होती है। ठीक है भाई, आर्द्र दिनों में वायु में जल वाष्प की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, जिसके कारण हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। क्लियर। हमारे शरीर से निकलने वाले पसीने का वाष्पीकरण नहीं हो पाता। जब वाष्पीकरण नहीं होगा तब हमें महसूस होगा कि हमें पसीना क्या हो रहा है भाई, अधिक आ रहा है। ठीक है भाई, जब हमारे बॉडी से जो पसीना निकल रहा है उसका वाष्पीकरण ही नहीं हो पा रहा, तो हमें महसूस होगा कि हमें पसीना क्या होता है, अधिक आ रहा है, और अधिक ही आता है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो पसीना है उसका वाष्पीकरण ही नहीं हो पाता। अब जो पॉइंट है आप इस पे स्टार लगा लीजिए, एग्जाम 2023। ठीक है भाई, आप इस पे स्टार लगा सकते हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है ला सातेलिए नियम के अनुप्रयोग से। कैसे बनेगा ये आप समझ लीजिए। क्या है भाई, मीठा खाने से दांतों का क्षय हो जाना, ये एक ला सातेलिए नियम का हमारा क्या है, अनुप्रयोग है। क्या है समझे भाई, दांतों में पाए जाने वाला एनेमल, ठीक है, एनेमल, दांतों में पाए जाने वाला एनेमल क्या है, CA5PO4 का होल थ्राइस OH8, ये हमारा कैल्शियम का सफेद आवरण होता है। जो दांतों के सबसे ऊपर जो व्हाइट आवरण हमें दिखता है वो एनेमल कहलाता है, और सबसे मजबूत भाग भी यही होता है। मनुष्य के शरीर में सबसे मजबूत भाग जो है वो दांतों का एनेमल भाग है। ये चीज आप एक जीके के तौर पे आप समझ लीजिए भाई। जनरल स्टडी में, जनरल साइंस में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्यक्ति के यानी कि मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग कौन सा है, तो मनुष्य के शरीर का सबसे मजबूत भाग एनेमल होता है, जो किस में पाया जाता है, दांतों में पाया जाता है। क्या होता है, दांतों के सबसे ऊपरी आवरण, दांतों में सबसे ऊपरी आवरण सफेद, यानी कि कैल्शियम का सफेद आवरण। क्या फार्मूला होता है उसका, CA5PO4 का होल थ्राइस OH का होल 8, ये हमारा क्या है, कैल्शियम, यानी कि कैल्शियम का सफेद आवरण क्या कहलाता है, एनेमल कहलाता है। ठीक है, जो क्या है, जो कि एक अघुलनशील यौगिक है, ये किसी में नहीं घुलता। समझ रहे हैं, ये किसी में नहीं घुलता। लेकिन फिर समझिए आप, मीठा खाने से मीठा इनेमल के सफेद भाग पर चिपक जाता है। मीठा खाने से मीठा इनेमल के सफेद भाग पर चिपक जाता है, और सफेद भाग पर जब चिपकेगा तो अपना जो शर्करा है, शर्करा H+ आयन
H प्लस आयन धीरे धीरे त्याग देती है, प्रदान कर देती है, धीरे धीरे क्या करेगी, त्याग देती है या प्रदान कर देती है, आप लिखते हैं त्याग करती है, क्या करती है, त्याग करती है, धीरे धीरे शर्करा H प्लस आयन का त्याग करती है। और इनेमिल जो है, इनेमिल क्या है, OH आयन, OH आयन इनेमिल से OH आयन ग्रहण करके, ठीक है भाई, शर्करा जो है हमारी इनेमिल से OH आयन ग्रहण करके जल का निर्माण करती है, ठीक है भाई। शर्करा जो है हमारा, शर्करा क्या है, मीठा खाने से दांतों पर शर्करा यानी कि मीठापन चिपक जाता है, जो H प्लस आयन त्यागेगी, ठीक है शर्करा, और इनेमिल से OH माइनस आयन ग्रहण करेगी, दोनों करके क्या करेंगे, जल का निर्माण करेंगे। और जल का निर्माण करने से क्या होता है, जल हमारा श्रावित हो जाता है, श्रावित होने से दांतों का क्या होता है, धीरे धीरे दांत हमारे क्षय होने लगते हैं, नष्ट होने लगते हैं। क्षय का मतलब दांत धीरे धीरे हमारे क्या होते हैं भाई, नष्ट होने लगते हैं। तो ये जो थे हमारे क्या थे, दैनिक जीवन में ला सातेलीय नियम के अनुप्रयोग। क्लियर, क्या थे, दैनिक जीवन में ला सातेलीय नियम के अनुप्रयोग। ठीक है भाई, आज की क्लास में बस इतना ही। कल मिलते हैं शाम, ठीक है, कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे आयनिक इक्विलिब्रियम लेकर। ठीक है, अभी हमने केवल इक्विलिब्रियम पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम, क्योंकि नीट एग्जाम में इक्विलिब्रियम भी टॉपिक दे रखा है और आयनिक इक्विलिब्रियम भी है। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमें क्या पढ़ना होगा भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलाइट्स भी पढ़ेंगे, साथ में हम पीएच वैल्यू निकालना सीखेंगे। ठीक है, बफर सॉल्यूशन पढ़ेंगे, क्या होते हैं। तो ये हमारा टॉपिक है भाई, 1-2 क्वेश्चन वहां से भी बनते हैं। कल मिलते हैं शाम 8:30 बजे। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।